नमस्कार, मैं राजेश रतन व्यास। मैं अपने दर्शकों का स्वागत करता हूं द इंडियन डेली .in में। आज हम आपको एक कोरोना जो भयंकर बहुत महामारी चल रही है, इसके बारे में आपको अवेयर करने के लिए इसकी हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए जैसे कि आप सब जानते हैं कि हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्यों ज़रूरी है और हमारे जो बीपी के पेशेंट हैं उन पर किस तरह से ये इफेक्ट डालता है, किस तरह से उनको प्रभावित करता है, इन सब की जानकारी के लिए हम आज आपकी मुलाकात करवाते हैं डीपी जोशी, जो एक शिक्षाविद भी है और एक साइंस कम्युनिकेटर भी है। बीएससी एमएससी जियोलॉजी में है। हाँ, तो जोशी जी आप बताइए कि किस तरह से कोरोना जो है हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है और ये किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, बताइए। नमस्कार। जैसा कि मनुष्य और बीमारी दोनों का चोली दामन का साथ रहा है, मनुष्य में बीमारियों का इतिहास बहुत लंबा रहा है और मनुष्य को बीमार करने के लिए मुख्यतः 3 तरह के सूक्ष्म जीवी हैं, जिसमें एक वायरस है, एक बैक्टीरिया है और प्रोटोजोन्स है। वायरस की जो प्रकृति है, यह बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि यह निर्जीव और सजीव के बीच का एक सेतु है। जब तक इसे कोई सजीव व्यक्ति, कोई सजीव कोशिका, कोई सजीव होस्ट नहीं मिलता है, तब तक ही अपने आप को रिप्लिकेट या अपनी जैसी कॉपीज को नहीं बना सकता है। लेकिन अगर इसे होस्ट नहीं बनेगा तो यह सुसुप्त अवस्था में लाखों वर्षों तक पड़ा रहेगा। उसी श्रेणी के अंदर ही कोरोना वायरस जो है वह आ रहा है। ये जो वायरस है, ये 2 तरह के होते हैं, ये डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। कोरोना वायरस जो है ये आरएनए वायरस की कैटेगरी का वायरस है और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका जो आरएनए है, जो कि इसका जेनेटिक कोड को जनरेट करता है, अपने जैसे रेप्लिका को पैदा करने के लिए, अपने जैसे अन्य जो सूक्ष्म जीवी उनको पैदा करने के लिए जो यह मैसेज देता है वह आरएनए है और यह ह्यूमन के या मनुष्य के एमआरएनए से एग्जैक्टली रिजेंबल करता है। सामान्य तौर पर कोरोना वायरस का इतिहास बहुत पुराना रहा है। 1930 से इसको सबसे पहले पाया गया कि यह चिकन्स के अंदर यह एक रेस्पिरेटरी या श्वसन संबंधी बीमारी को पैदा करता है। लेकिन सबसे पहले 1960 के अंदर कोरोना वायरस में यह देखा गया कि यह मनुष्य के अंदर भी रेस्पिरेटरी या श्वसन संबंधी समस्याओं को ये पैदा करता है। कोरोना वायरस वैसे कोरोनाविडी समूह से बिलोंग करता है। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका क्राउन जैसा स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप सभी लोगों को विभिन्न मीडिया से ज्ञात हुआ है कि भाई इसका स्ट्रक्चर जो है क्राउन जैसा है। मैं अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये एक सामान्य कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है। ये यहां पर जो हमें दिखाई दे रहा है, यह इसका आरएनए स्ट्रैंड है और ये जो स्पाइक्स हमें नजर आ रही है, जिसको हम स्पाइक्स बोल रहे हैं, जो इसको एक्चुअली क्राउन जैसा या एक मुकुट जैसा जो शेप दे रहा है, ये हमारी जो बॉडी के एस रिसेप्टर है उसके ऊपर ये बाइंड करता है। और ये जो स्ट्रक्चर है यह लिपोप्रोटीन का बना हुआ है। इसका जो आरएनए का जो स्ट्रैंड है, आरएनए के जो धागा हमें दिखाई दे रहा है इसके ऊपर, ये आरएनए का धागा सामान्य तौर से एचआईवी वायरस के मुकाबले 6 गुना बड़ा है, इबोला के मुकाबले 2 गुना बड़ा है और इसकी जो मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये न्यूक्लियोप्रोटीन हो गया है इसका, और ये पूरा का पूरा लिपोप्रोटीन का एनवेलप है। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि साबुन से इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जो हमारा कोरोना वायरस है, ये चूंकि लिपोप्रोटीन मींस लिपिड्स, लिपिड का मतलब होता है वसा। इसका मुख्यतः जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो मुख्यतः जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है, बाहर की जो कवरिंग है, जिसके अंदर की इसका आरएनए जो थ्रेड है, जो जेनेटिक मटेरियल इसका जो ढका हुआ है, यह एक लिपोप्रोटीन के अंदर ढका हुआ है। लिपिड का मतलब होता है सामान्य तौर पर वसा, और वसा जो है वह साबुन के साथ में वसा का एक सिरा जो होता है साबुन का, वह वसा के साथ में जुड़ जाता है और उस वसा के टुकड़े को खींचकर बाहर ले आता है। जैसा हमने प्राय सामान्य तौर पर टीवी में देखने वाले एडवर्टीजमेंट के अंदर देखा होगा कि किस तरह से चिकनाई को हटाया जाता है, तो चिकनाई और जो कपड़ा है उसके बीच में एक बंध बन जाता है और साबुन उसके अंदर जाकर उस वसा को तोड़कर, उसका टुकड़ा तोड़कर वहां पर जुड़ता है, टुकड़े को तोड़कर ले आता है। ठीक उसी प्रकार से
जैसे ही इसका लिपिड, इसकी वसा जो है वह साबुन के संपर्क में आएगी, तो इसको अगर हम सही तरीके से अगर बात करें तो इस कोरोना वायरस का जो बाहर का खोल है, इसके चिथड़े उड़ जाएंगे, ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और अंत में इसकी मौत हो जाएगी। यह कार्यवश नहीं रहेगा, ये अपने कार्य को नहीं कर सकेगा और आरएनए का टुकड़ा जो है वो बिखर कर पानी के साथ में और इसके वसा के टुकड़े घुलकर साबुन के साथ में निकल जाएंगे। मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं और इसके साथ में ये बताता हूं कि लिपिड्स जो है यह अल्कोहल के अंदर भी घुलनशील है। जब आप सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं तो इसके ऊपर की जो वसा है, जो लिपोप्रोटीन जिससे ये बना हुआ है, वह लिपिड भी फिर घुलकर इसके साथ में खत्म हो जाता है। तो ये दो मुख्य चीजें हैं कि साबुन और सैनिटाइजर, जिसके अंदर की अबाउट 65% 70% जिसके अंदर अल्कोहल हो, ये दोनों के दोनों इसके बाहरी खोल को खत्म कर सकते हैं। और अगर ये खोल खत्म नहीं होता तो ये बहुत ही खतरनाक सिद्ध होता है। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूं। ये स्ट्रक्चर के अंदर में दिखाई दे रहा है कि इसके यहाँ पर ये स्पाइक्स है, ये यहाँ पर इसका आरएनए है और ये जो बाहरी खोल है जिसके अंदर की कीले चुभी हुए, जिसको हम स्पाइक्स बोल रहे हैं, यह वसा का बना हुआ है, वसा और प्रोटीन का बना हुआ है। जैसे ही हम साबुन लगाएंगे वैसे ही साबुन इसके साथ में यहाँ पर हुक की तरह अड़ जाएगा और हुक बनने के बाद में यह इसको यहाँ से तोड़ के साबुन के जो मॉलिक्यूल है, जो कण है, ये तोड़ के ये वसा के टुकड़े को बाहर की ओर निकाल देंगे। इस तरीके से साबुन इसके ऊपर एक्ट करेगा। दूसरा जो इसका मुख्य बिंदु है कोरोना वायरस की जो प्रकृति है कि यह सामान्य तौर के ऊपर उन लोगों के लिए ज्यादा घातक है जिसके अंदर की ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या हार्ट के पेशेंट्स हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे शरीर के अंदर ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर्स बोला जाता है। यह एक तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं, जो सामान्य तौर पर हमारे ब्लड प्रेशर और सामान्य क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। यह हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। म्यूकस का मतलब होता है, जैसे हम मुंह के अंदर देखेंगे तो हमें मुंह के अंदर चिकनाहट से नजर आएगी, नाक के अंदर की ओर और आंख के ऊपर एक चिकनी झिल्ली जो है हमें नजर आ रही है। तो यह म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर ही सिर्फ एक्ट कर सकता है। ACE2 रिसेप्टर्स मात्र म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। तो जो स्पाइक मैंने आपको बताया था वह ACE2 के साथ में जुड़ सकता है। हमारी जो सामान्य चमड़ी है, जो बाह्य चमड़ी है, जिसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं है, जिसके ऊपर श्लेष्मा झिल्ली नहीं है, जो चिकनी नहीं है, उसके ऊपर कोरोना वायरस एंकर नहीं कर सकता है और एंकर करके हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। मैं आपको ACE2 का स्ट्रक्चर बताता हूं कि ACE2 का स्ट्रक्चर कैसा है। ये हमारी श्लेष्मा झिल्ली है। ये इस तरीके से हमारा ACE2 रिसेप्टर जो है वो इस तरीके से होता है और ये स्पाइक आकर यहां पर जुड़ जाता है। इसकी जो शुरुआत होती है यह हमारी श्लेष्मा झिल्ली से होती है, क्योंकि ये स्पाइक जो है यह इस ACE2 के साथ ही जुड़ सकता है। हमारी जो बाह्य झिल्ली है, जिसको हम स्किन या चमड़ी बोलते हैं, इसके ऊपर ये स्पाइक जुड़ नहीं सकता है। तो सामान्य तौर पर जो हम मास्क पहनते हैं, तो मास्क पहनने का जो उद्देश्य है वो यह है कि हमारी जो श्लेष्मा झिल्ली है, जैसे हमारा मुंह का अंदर का हिस्सा है, हमारा नाक है, हमारी आंखें हैं, हमारे हाथ से वह वायरस किसी भी तरीके से हमारी श्लेष्मा झिल्ली को टच नहीं करे। यह मुख्यतः श्लेष्मा झिल्ली को टच करने के बाद में यह रिप्लिकेट करेगा शरीर के अंदर और इस तरीके रिप्लिकेशन के बाद में यह हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, श्वसन की जो नली है, हमारे जो फेफड़े हैं और फेफड़े का जो सबसे छोटा सिरा एल्वियोलाई है, वहां तक जाकर ये इन्फेक्शन को फैला देता है। दूसरी इसकी बनावट जो है वह अपने आप में नोवेल है और यह SARS-CoV-2 नोवेल वायरस कहलाया गया है। इसकी नोवेल विशेषता क्या है कि इसका जो आरएनए है वह सामान्य मनुष्य के mRNA से इसकी एक से इसका स्ट्रक्चर जो है वो एक सा है, सामान्यतः एक सा नजर आता है। जैसे ही हमारी कोशिका के अंदर एंटर करता है, हमारे राइबोसोम को मैसेज देता है और हमारा राइबोसोम ये समझ के चलता है कि मेरी ही कोशिका के mRNA मैसेज दिया होगा और उसी तरीके के प्रोटीन बनाना चालू कर देता है। तो इस तरीके से हमारी जो सेल है, हमारा जो कोशिका है, उसी के अंदर ही यह अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, अपने तरीके के ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करना चालू कर देता है और इसके साथ में हमारी गोल्गी एपरेटस इसको एक ऊपर की कवरिंग दे देती है और इस तरीके से यह कोशिका में से हमारे वेसाइकल को तोड़कर हमारे
कोशिका को तोड़ते हुए ये ब्लड में आ जाता है। जब ये खून में आ जाता है तो खून में आने के बाद में ये अन्य कोशिकाओं को भी साथ में यह इन्फेक्ट करना चालू कर देता है। जब यह अन्य कोशिकाओं को इन्फेक्ट करेगा तो साथ में हमारे ब्लड के अंदर जो हमारे वॉरियर्स हैं, जिसको हम सामान्य तौर पर WBC कहते हैं, वह एक्ट करने चालू करेंगे और हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है, जो प्रतिरोध करने की क्षमता है, वहां पर वह भी एक्टिव हो जाएगी। जब हमारे WBC इसके ऊपर अटैक करना चालू करेंगे और प्रतिरोधक क्षमता हमारी जहां पर बननी चालू होगी, वहां पर शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा, शरीर के अंदर थोड़ी सुजावट आएगी और इसके साथ साथ में हल्का फीवर भी आना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर जैसे ही WBC इसके ऊपर एक्ट करेगा तो WBC के पास में ऐसा कमांड आएगा कि हमारा WBC हमारे शरीर की जो स्वयं कोशिका है उनके ऊपर ही एक्ट करना चालू कर देगा, उसको ही खाना चालू कर देगा। और इसी कारण से हमारे फेफड़ों के अंदर जो एल्वियोलाई है, जो कि सबसे छोटा हिस्सा है जहां पर कि हमारे शरीर की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जहां पर हो रहा है, वहां पर एक फ्लूइड भर जाएगा, एक लिक्विड भर जाएगा, उसके अंदर खून भी भर सकता है और अल्टीमेटली हमें श्वसन सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और इस तरीके से कोरोना वायरस जो है यह हमारे पूरी बॉडी को अलग तरीके से जकड़ लेगा। इसमें हमारी प्रतिरोधक क्षमता अगर ठीक है तब तो हम इससे बचकर जा सकते हैं, और अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता ठीक नहीं है तो फिर हमारे WBC को ही हमारे अगेंस्ट में यह कर देगा। हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वह सामान्य तौर पर आपने सुना होगा कि वह एंटीबॉडी के कारण होती है। एंटीबॉडी जो है वह एक विशेष तरह का प्रोटीन है जो किसी भी वायरस के लिए एक स्पेसिफिक होता है। मान लीजिए कि पोलियो का वायरस है तो पोलियो के वायरस के लिए हमारे शरीर के अंदर बनने वाली एंटीबॉडी स्पेसिफिक होगी और वह पोलियो के वायरस को ही इफेक्ट कर सकती है, उसको ही मार सकती है। ठीक उसी तरीके से जिस व्यक्ति के अंदर प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी उसके अंदर दो तरह की एंटीबॉडी बनती है, जिसको सामान्य तौर पर IgG और IgM बोला जाता है। IgG और IgM एक विशेष तरह के प्रोटीन है जो एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी, जो लड़ रहा था, जो लड़ लिया है वायरस से, उसने उसको बना लिया है। आपने सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा थेरेपी के अंदर खून को लिया जाता है, उस खून में से जो ब्लड के कॉर्पसल्स हैं, जो ब्लड की कोशिकाएं हैं, जिसको कोशिकाएं बोला जाता है, उसको अलग कर लिया जाता है, और जो लिक्विड है सामान्य तौर पर पतला जो पदार्थ है, पानी के जो पदार्थ है, उसको निकाल लिया जाता है, जिसको सामान्य तौर पर प्लाज्मा बोला जाता है। उस प्लाज्मा के अंदर IgG और IgM एंटीबॉडीज होती है और एक रोगी के अंदर उस IgG और IgM एंटीबॉडी को चढ़ाया जाता है, जिससे कि वह उसके शरीर के अंदर उपस्थित कोरोना वायरस से वह लड़ चुके। इसका जो इसके दो तरह के टेस्ट हैं, एक जो है वह कहलाता है RT-PCR, दूसरा कहलाता है सीरोलॉजिकल टेस्ट। RT-PCR सामान्य तौर पर एक कंफर्मेटरी टेस्ट है जो कि आज की डेट में हो रहा है, जिसको 10 से 12 घंटे का समय लगता है। दैट इज कॉल्ड एज सीरोलॉजिकल, दैट इज कॉल्ड एज RT-PCR। हम जहां तक सीरोलॉजिकल टेस्ट की बात करें, जिसको हम रैपिड टेस्ट बोलते हैं, जो कि IgG और IgM को देखकर ही पता लगाया जाता है कि उसके शरीर के अंदर IgG और IgM अगर बन चुके हैं, इसका मतलब वह बॉडी इन्फेक्टेड है। तो इस पूरे का निष्कर्ष ये है कि हमें एक तो साबुन, अल्कोहल, मास्क हमारे लिए किस तरीके से जरूरी है, और हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का अच्छा होना किस तरीके से जरूरी है, और किस तरीके के लोग जो है यह इससे ज्यादा ग्रसित हो सकते हैं। मुख्य तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जागरूक होना ही, और हमें साफ सफाई और हमारे आंख, नाक, कान, मुंह, इन सबको बचाकर रखना ही इसका उपचार है। इसके अलावा आज की डेट में कोई वैक्सीन इसका बना नहीं है, जैसा कि हमारे देश के विभिन्न और विश्व के विभिन्न तरीके के जो वैज्ञानिक हैं और डॉक्टर्स हैं वो इसको बनाने में लगे हुए हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि समय के साथ में चलें और यह देश के अंदर जो महामारी आई है उसके प्रति हम जागरूक होकर ही इसको रोक सकते हैं, अन्यथा इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। सरकारों के प्रयास तब सफल हो सकते हैं जब हम उनका सहयोग करें। नमस्कार। तो ये थी बहुत DP जोशी जी, जिन्होंने बहुत ही शानदार आपको जानकारी दी कोरोना के बारे में, किस तरह से कोरोना हमारे बॉडी के अंदर जाके और किस तरह से वो कंट्रोल करता है, और साबुन से हाथ धोना क्यों ज़रूरी है, ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचाई। उम्मीद है आपको ये जानकारियाँ बहुत पसंद आई होगी, और इसके लिए मैं DP जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं राजेश रतन व्यास
द इंडियन डेली के लिए। नमस्कार।